मुझे गर्व है कि गांव की छोरी आखिर में इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बनी गई। बहुत स्ट्रगल्स और हजारों लाखों रिजेक्शंस के बाद ये मकाम पे पहुंची। जीतों में मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के बाद अगर सही मायने में मैं अगर किसी की बेटी हूँ तो मैं जीतों की बेटी हूँ। मुझे हमेशा लगा कि मैं एक नारी हूँ या मैं एक महिला हूँ तो रिजेक्शन या मेरा जन्म सिद्ध हक है। मतलब एवरीबडी विल रिजेक्ट मी बिकॉज आई एम अ वुमन, देन यू आर अ जैन, देन यू आर अ मारवाड़ी। देश ने मुझे जो सराहा है, देश ने मुझे मिलिट वुमन ऑफ इंडिया बना दिया। मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएन ने जब नवाजा कि मैं वर्ल्ड की 100 महिलाओं में एक महिलाओं पावरफुल महिला। हमने अभी पिछले 2 साल में 16,000 से ज्यादा लोगों का डायबिटीज रिवर्स किया मोटे अनाज से। पैसे कमाने हैं, पेट में भूख, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। हमको तुम्हारा पीएचडी नहीं चाहिए, बीकॉम नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पेट में भूख होना, यह क्वालिफिकेशन। काम करने की तैयारी होनी चाहिए। आपको महीने के 10,000 से लेकर 25,000 तक आप जितना काम करेंगे आपको इतने ब्रैकेट में तो आपको जरूर आमदनी करा के देंगे। नमस्कार। नवरात्रि विशेष जैन नारी शक्ति इस अनोखे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बनी है जीतो एपेक्स की पहली महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शर्मिला जी ओसवाल। आपका इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपकी जो शुरुआत है तो वो कैसी रही, और मैं सबसे पहले आपका जीवन परिचय जानना चाहूंगी। मैं जैन समाज से, जैसे राजस्थान के बहुत ही छोटे गांव से, शिवगंज नाम का जो गांव है, ओरिजिनली हम राजस्थान से हैं, पर मेरा जन्म जो है वो महाराष्ट्र के कोकण में बहुत ही छोटे गांव अलीबाग के पास पोयनाड में हुआ। अब वहाँ पे शिक्षण की व्यवस्था इतनी नहीं थी, तो जिसको कहेंगे कि 8वीं तक तो अंग्रेज़ी भी नहीं थी, तो ऐसे मराठी मीडियम में पढ़ी हुई। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रीजन है रायगढ़ ज़िला, और मेरा हमेशा सपना रहा कि मुझे बैरिस्टर बनना था। तो महात्मा गांधी जी से प्रेरित, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित यह सपना मैंने पोयनाड में पढ़ते पढ़ते मराठी मीडियम में देखा। लोकमान्य तिलक जी मेरे हमेशा एक आदर्श स्थान पे रहे हैं, जिनकी वजह से मैंने सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में बैरिस्टर बनना है, और मैं बनी। तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो एक जैन समाज में एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, राजस्थानी फैमिली जिसमें हर महिला घूंघट के, मतलब घूंघट ही था घर में हमेशा। जैसे मैंने अपनी माता जी को, अपनी भाभीियों को, बहनों को, हर एक को घूंघट में देखा। तो उसमें से निकल के इंग्लैंड जाके बारट लॉ होना, बैरिस्टर होना, एक यह सपने से बहुत ही बड़ी चीज़ थी। पर मुझे गर्व है कि गांव की छोरी आखिर में इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बनी गई और हार्वर्ड भी गई। तो अपने जीवन में वो सारे मकाम हासिल किए कि जैसे लगता है कि गांव के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पूरा बचपन किसानों के बीच ही गया है। और गांव से ये जो मेरा सफ़र रहा है, ये बहुत ही अनन्य साधारण रहा है। बहुत स्ट्रगल्स और हजारों लाखों रिजेक्शंस के बाद ये मकाम पे पहुंची हूँ। आपने अभी जैसे कहा कि आप एक स्मॉल टाउन गर्ल हो और इधर लंदन तक पहुंचना, ये सफर इतना आसान नहीं था, पर आपने ये कैसे मुमकिन किया? इस सफ़र में जैसे मैंने कहा कि मैं एक जैन समाज से हूँ, कॉन्जर्वेटिव फैमिली से हूँ। तो उस ज़माने में थोड़ा सा जैसे जो घर वाले होते थे या फैमिलीज़ होती थी, तो वो बहुत सपोर्टिव नहीं होती थी। और बेटी होना तो सबसे बड़ा, मतलब वो गुनाह था कि आप अगर एक बेटी का जन्म हो अगर आपका। पर मेरा भाग्य ये रहा है कि मेरे जो माता पिता रहे हैं, वो दुनिया के सबसे अलग माता पिता, कि जिन्होंने मुझे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सिखाया। और वो दुनिया के ऐसे पहले माता पिता थे जिन्होंने मुझे शिक्षण से लिए, मतलब क्योंकि दादी दादा थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत पुराने ज़माने के थे, चाचा वगैरह, या घर में माहौल कभी भी ठीक नहीं था। तो उन सब के विरोध में जाके मेरे पिताजी ने या मेरे माताजी ने मुझे घर से भागने के लिए भी मदद की। आपको अगर वो मूवी पता होगा पूजा भट्ट का, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटी भाग जा,
उसको शादी के लिए, वैसे सेम एपिसोड मेरे जीवन में भी रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे अपने घर से शिक्षण के लिए भगाया था और मेरी माँ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया, मेरे पापा ने भी, कि बेटा तुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, तुझे एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जीनी है, एक आम लड़की की तरह ससुराल नहीं जाना है और तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और इस देश के लिए कुछ करना है। उनका बड़ा सपना रहा कि मैं कलेक्टर बनूं या मैं बैरिस्टर बनूं और मैंने वो सपना पूरा किया। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। आप जीतो से भी जुड़ी हो, जीतो में आपका कैसा काम चल रहा है? जीतो जैसे मैंने अपने माता पिता के बारे में बताया, तो जीतो मेरे लिए माता पिता है, क्योंकि माता पिता एक उम्र तक साथ है, जैसे उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा, पर मेरी सही ग्रोथ जो हुई है या मैं जो आज बनी हूँ, वो उसका सारा श्रेय मैं जीतो को देती हूँ। क्योंकि जीतो में मैं वो पहली महिला डायरेक्टर हूँ बोर्ड पे कि जब महिलाओं के पास उस नज़र से नहीं देखा जाता था कि वो एक इंटेलिजेंट भी होती है या उसे निर्णय लेने की क्षमता हो। तो जब मुझे पहली बार जब फ़ोन आया, प्रदीप भाई राठौड़ जो है हमारे, जो जीतो के हमारे एडवाइजरी काउंसिल में हैं और हमारे गाइड है, इंस्पायरर है, तो उनका जब फ़ोन आया कि शर्मिला जी आपको हम बोर्ड में डायरेक्टर बनाना चाहते हैं जीतो में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। और ये उस समय जब जीतो बन रहा था, नया जीतो, जब ये मैं 2010 की बात करें, 2010, 2012, 2014, तो ये जो टेन्योर था उसमें जब उन्होंने फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि भैया मैं एक सिर्फ महिला हूँ इसलिए मुझे डायरेक्टर नहीं बनना, कि अगर आप मुझे महिला के तौर पे देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा यही तो बात है कि तुम महिला हो और ये चीज़ अपने दिमाग में भी मत लाना कि तुम्हें सिर्फ तुम महिला हो इसलिए तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि जीतो ये चाहता है कि ये महिला जीतो में कुछ ऐसे बदलाव लाए, जीतो के कामकाज में, गवर्नेंस में, एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, जीतो की जो पॉलिसीज रही है, जीतो का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ बैठ के इक्वली डिसीजंस लोगी और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस बात ने मुझे, मेरे आंखों में बहुत पानी आया, क्योंकि मैंने ऐसा दौर कभी नहीं देखा था और जीतो में मुझे इतना प्यार मिला है। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के बाद अगर सही मायने में मैं अगर किसी की बेटी हूँ तो मैं जीतो की बेटी हूँ, क्योंकि जीतो ने मुझे हर चीज, हर वो मकाम पे मुझे ले गया। मेरा बिजनेस रहो, मेरा व्यक्तिमत्व रहो, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरा बेटा, या आज हमारा जो बिजनेस है, जैसे वन ऑर्गेनिक, गुड मॉम, बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, आज जीतो के हमारे जितने भी की डिसीजन टेकर्स है या जो हमारे जीतो के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स है, आज सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतो इंक्यूबेशन जो है, वहाँ से हमें फंडिंग भी मिली और एक जिसको कहते हैं कि मेंटरिंग हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। आपके उस जमाने में ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब मुझे बनाया गया तो इनफैक्ट और एक बात बताना भूल गई कि मैं जीतो की पहली महिला सीईओ ओके। हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बाद में बनी मैं, पर जब मैं कनाडा से इंडिया आई, इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हाँ है। हाँ, मैं इनफैक्ट जीतो की पहली महिला सीईओ हूँ। हालांकि मैंने बहुत कम टाइम, कुछ 6 महीने एज अ ऑनररी सीईओ, क्योंकि जब जीतो बन रहा था, यहाँ तक कि जीतो के ऑफिस में जो मटका था पानी का वो भी मैंने भरा हुआ है। या पहले जो मामा है हमारे जीतो के, पियून स्टाफ जो है ऑफिस का, वो उनकी रिक्रूटमेंट भी मेरे ही हाथों हुई है। तो जीतो का सबसे पुराना स्टाफ है, उनकी सारी रिक्रूटमेंट भी मेरे हाथ से हुई है। तो ये जो, मतलब जब मैं सीईओ बनी तो कि एक मारवाड़ी टाइप की मेंटालिटी से के साथ काम करना, क्योंकि वो महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखता है। वो उनके लिए अरे मतलब लुगाई क्या कर सकती है, वो घर में रोटी ओके। बनाती है, बच्चे बड़े करती है। वो मैंने बहुत फेस किया शुरू में जब मैं शर्मिला जी, सीईओ थी। यस, आप महाराष्ट्र की हो, मराठी मीडियम से हो, पर फिर भी आपने विदेशों तक का जो सफर है वो तय किया है। इसके दौरान आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार के रूप में भी काम किया है, तो वो आपका सफर कैसा रहा? जब आप देखो कि कोंकण से लेके जब आप इंग्लैंड जाते हो, हार्वर्ड जाते हो, या जैसे प्रधानमंत्री जी, मैंने कनाडा के मिस्टर जॉन क्रेशॉ, आयरलैंड के मिस्टर बर्टी अरैन, सिंगापुर के ली कुआन यू, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया के इकोनॉमिक मिनिस्टर, जापान के इकोनॉमिक मिनिस्टर, इन सब के साथ जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम गांव से जाते हैं तो अंदर जो जज्बा भरा रहता है ना,
तो अब क्या होता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उनको इतना आसानी से चीज़ें मिली है ना, तो उन्हें कभी उसकी वैल्यू नहीं दिखी मुझे। पर मुझे तो कुछ चीज़ आसानी से मिला ही नहीं ना, मुझे तो हर दिन, हर रोज़, हर मिनट मरना पड़ा है। और ऐसे न जाने कितने लाखों रिजेक्शंस मेरे लाइफ में हुए हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाती तो मुझे ऐसे आश्चर्य लगता था कि अरे! क्या वाक़ई में ऐसा हो रहा है? क्या वाक़ई में ये मैं हूँ? मुझे ऐसे इंग्लैंड की जब 28 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली तो मुझे 4-5 दिन तो नींद ही नहीं आई कि नहीं, मैं हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसे हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि मैं एक नारी हूँ या मैं एक महिला हूँ, तो रिजेक्शन यह मेरा जन्म सिद्ध हक है। मतलब एवरीबॉडी विल रिजेक्ट मी बिकॉज़ आई एम अ वुमन, देन यू आर अ जैन, देन यू आर अ मारवाड़ी। एंड अब बुरा मत मानिएगा, बट बीइंग इन महाराष्ट्र, मेरा सरनेम मेरे लिए हमेशा एक ऑब्स्टैकल बना है। जैसे मेरा सरनेम ओसवाल है, मैं किसानों के लिए काम करती हूँ, मैं देश के लिए काम करती हूँ, पर मेरा सरनेम ओसवाल होना या जैन होना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कतें लाया, बहुत बड़ी। जिसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपको एक महिला के रूप में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत सारे ऐसे अड़चने आती है, तो आपके लिए दरवाजे बहुत बड़े खुल जाते हैं। तो मुझे कई बार वो कहते हैं ना कि जैसे अपने घर में वो जगह नहीं मिली हो, अपने गांव में वो जगह नहीं मिली हो, पर जैसे देश ने मुझे जो सराहा है, देश ने मुझे मिलेट वुमन ऑफ इंडिया बना दिया, मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएन ने जब नवाजा कि मैं वर्ल्ड की 100 महिलाओं में एक महिलाओं पावरफुल महिला। अभी भी मैं, जैसे यूएन ने मुझे इनवाइट किया, क्लाइमेट वीक था न्यूयॉर्क में, तो अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम जब सलाहकार के रूप में बुलाए जाते हैं, एडवाइजर के रूप में, तब फक्र होता है कि ये वो रिजेक्शंस है जिन्होंने आपको बनाया है, तो ये आपको कदर है। ओके, यू ये नो बहुत बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर पहुंची हो और उधर तक आपका काम चल रहा है। आपने जैसे अभी बताया कि आप खेती में भी बहुत सारा काम करती है, तो वो आपका जो कार्य है वो कैसा है और किस कैसा स्वरूप है उसका? अब जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे मिलेट वुमन ऑफ इंडिया और मन की बात का 97वां संस्करण जो है, 97th एपिसोड ऑफ मन की बात, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे मेरा मिलेट स्टोरी जो है वो बताया है, 100वां एपिसोड में भी बताया। यहाँ तक कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बार प्रधानमंत्री जी के साथ पर्सनल मीटिंग हुआ। उन्होंने दिल्ली बुलाया, पीठ पे थपथपाया, साथ में आशीर्वाद सर पे हाथ रख के कहा कि बेन તમે બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો, જીવતા રહેજો। गुजराती, क्योंकि मैंने गुजराती में ही बात करी थी। तो ये आशीर्वाद जब मिलता है कि वो जो प्रधानमंत्री आपके सर पे हाथ रखता है, आज हम जो आज काम कर रहे हैं किसानों के साथ, तो ये पूरा एक किसान, 7,000 से भी ज़्यादा किसानों का चूल्हा आज हम जला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में सारे महिला किसान जुड़ के, ये हमारा आंकड़ा जो है, ये 10,000 किसानों का ऑलरेडी लाइवलीहुड जो है, अन्य व्यवस्था जो है, वो हम देख रहे हैं। तो इसमें किसानों को बीज से लेके वैल्यू चेन, मतलब जब अगर वो मोटा अनाज उगा रहे, जवार उगा रहे, बाजरा उगा रहे, रागी उगा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि किसानों को ना बहुत फास्ट यील्ड की ये रहती है, जैसे मैगी की तरह इंस्टेंट। तो सारा फिर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि वो जैविक पद्धति से, सेंद्रीय पद्धति से कैसे खेती करें। और आज आपको पता है हमारे जो भारत सरकार भी है, वो चाहती है कि नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। तो हमारा जोर है कि हम किसानों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, और फिर उस बीज में सही मायनों में जैसे आयरन हो, जिंक हो, फॉलिक एसिड हो। क्योंकि आज हमारी महिला को, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको माल न्यूट्रिशन बहुत होता है, भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। तो इसके ऊपर ये काम हो रहा है, फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है। तो हम इस ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट्स, तो अब हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया में बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड सारे बाहर से आके, आस पड़ोस के देशों के चिंग चांग से लेके नूडल्स जो भी है, तो हम चाहते हैं कि इनके पेट में अपना अनाज का आटा जाए, ना देसी कि कोई अनाज। मैदा जाए, ना कि कोई तला हुआ या बाहर से आई हुई चीज़ें जाए। तो हमने क्या किया कि मिलेट से हमने नूडल्स बना दिए, मिलेट से पास्ता बना दिया, यहाँ तक कि सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट लग के कि कैसे एग्जैक्ट टेस्ट इनको मैगी जैसा आएगा, क्योंकि बच्चों को एडिक्शन है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है जिससे आपको एडिक्शन होता है। तो हमने वो फार्मर्स की एक चेन बना ली, फार्मर्स का एक क्लस्टर बना लिया, जिसे भारत सरकार के एपेडा के अंतर्गत हमने उसे रजिस्टर करा। तो भारत सरकार को, या जो भी कोई खरीदता है ये अनाज,
ब्लॉकचेन के जरिए, एक क्यूआर कोड के जरिए उसको ये पता होता है कि ये किस किसान के खेत से आ रहा है। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी के जरिए हम किसानों को ट्रेन कर रहे हैं। मतलब कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि ये ऑर्गेनिक है, ये सेंद्रीय है, जैविक है। कैसे है? तो पैकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड आप करिए, आपको आ जाएगा कि ये सोलापुर का किसान है, औरंगाबाद का किसान है, अलीबाग का किसान है, उस किसान की खेती, फिर वो क्या एनओपी रजिस्टर्ड है, एनपीओपी रजिस्टर्ड है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो रजिस्टर्ड किसान है। तो हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई, अकाउंटेबिलिटी लाई, क्रेडिबिलिटी लाई, कि जिससे भारत यह एक कृषि प्रधान देश है और हमारा पूरा फोकस जो है डिजिटलाइज एग्रीकल्चर, इसे प्रेसिशन फार्मिंग में, और मोटा अनाज जो है जिसे मराठी में हम भरड़ धान्य कहते हैं, पहले इसे गरीबों का खाना कहा जाता था, आज देखिए वेलनेस, हेल्थ इंडस्ट्री ज्यादा, एंड ग्लूटेन फ्री। आज के जमाने में सब लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। तो यह ज्वारी बाजरी जो हमारा है स्टेपल फूड है, महाराष्ट्र का तो ये सबसे बड़ा स्टेपल फूड है, और आज ये वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है। किसानों को इससे कैसे मदद मिलती है? किसानों को सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि पहले ज्वार बाजरा का गिराईक नहीं था, कस्टमर नहीं था। आज ऐसा है कि कम पड़ रहा है। आज मल्टीनेशनल्स भी है, सारे कुकीज बनते हैं, डायबिटीज लोगों को ये वरदान है। हमने अभी पिछले 2 साल में 16,000 से ज्यादा लोगों का डायबिटीज रिवर्स किया मोटे अनाज से। तो हर कोई, अब हर एक के घर में आप देखेंगे मिलेट आ रहा है, मोटा अनाज आ रहा है, भरड़ धान्य आ रहा है। ज्वारी पहले, अच्छा ठीक है, ज्वारी की भाकरी नहीं खानी है, ज्वारी की खिचड़ी नहीं खानी है, डजेंट मैटर, ज्वारी का नूडल खा लो, ज्वारी का पास्ता खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपने डिमांड करनी है कि मुझे पिज्जा का जो बेस है, मुझे मिलेट पिज्जा चाहिए। तो नीचे का बेस ज्वारी की भाकरी जो है उसको क्रिस्पी बना दिया और हो गया मिलेट पिज्जा। ये हमारे इनोवेशन की बात है। हमने ये इनोवेशंस अमेरिका में सिखाए, नेब्रास्का में सिखाए। वहां पे आज अमेरिका के किसानों को हम सिखा रहे हैं ज्वारी उगाना, प्रोसो मिलेट आज हम वहां पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अमेरिका में भी। तो किसानों को इससे रोजगार बढ़ गया, उनकी आमदनी बढ़ गई। अच्छा, महिलाओं को और ज्यादा काम बढ़ गया क्योंकि वैल्यू चेन बढ़ गई। प्रोडक्ट्स, ज्वारी से प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, बाजरी से प्रोडक्ट बनाने लग गए, रागी से प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। किसानों के बच्चे इसमें आने लग गए क्योंकि उनको एक नया डायरेक्शन मिल गया कि सिर्फ खेती नहीं करनी है, खेती करने के बाद उसके प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। किसानों के साथ आप महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? अभी जैसे महिलाएं हैं, अभी मैं आपको, जैसे महाराष्ट्र के हमारे कितने गांव हैं, हमारे आसपास में, पुणे के आसपास में, हम आंबे मोर कर रहे हैं, हम इंद्रायणी कर रहे हैं। और आपको मैं बताती हूँ, मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि हमने फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में तो कर ही रहे हैं पर अब्रॉड में भी, देश का इंडिजीनियस राइस, मतलब हमारा अम्बे मोहर और इंद्रायणी, हमने उसको ज्यादा बाजार दिलाया है। बासमती को हमने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, हम कहते हैं कि भाई बासमती अच्छा नहीं है आपके पेट के लिए, और जो कि हकीकत है। और अम्बे मोहर लोकल टू वोकल, क्योंकि हम अपने खुद हमारे अपने चावल को हम ये नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अपना जवार, जैसे सोलापुर में सबसे ज्यादा जवारी बनती है हमारी, उस जवारी को मार्केट, तो आज इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा जवार का आटा आज इंडियन आर्मी को जा रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस को जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे क्या हो गया, किसानों को, पहले वो जितना मेट्रिक टन करता था, आज उसको हजारों टन में वो बना रहा है। तो उसका क्या हो गया, आमदनी बढ़ गया, इससे कल्टीवेशन बढ़ गया, भारत सरकार की स्कीमें भी बहुत आ गई। तो स्कीमों के साथ साथ किसानों को उपज बढ़ गई, उनके देखिए आप बच्चे, उनकी महिलाओं को जैसे हमने मशीन्स लगा दिए कुकीज बनाने के। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, कोल्हापुर के पास 2 गांव है, नीलेवाड़ी और बस्तवाड़। ये 2 गांवों में हमने महिलाओं के लिए मशीन्स लगाए थे कुकीज बनाने के, जैसे रागी के कुकीज होते हैं। ये ऐसी सॉलिड महिला, जो बीच में पूर आया था उसमें सब बह गया, यहाँ तक कि जानवर जो थे वो दूध भी नहीं दे पा रहे थे, ट्रॉमेटाइज हो गए थे। तो वो जब मेरे पास आया प्रस्ताव कि यहाँ हम कुछ कर सकते क्या, तो हमने वहाँ पे कुछ मशीनें लगाई कुकीज बनाने की। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 साल में इन महिलाओं ने उस मशीन्स के पैसे हमें वापस लौटाए, और वो गांव पूरा अभी स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया फाइनेंशियली। और उन महिलाओं ने मुझे लिखा कि मैडम ये पैसे आप किसी और गांव में लगाना, क्योंकि आपके इस टाइमली हेल्प की वजह से हम आज पैरों पे खड़े हो गए, आज हमारे गांव का चूल्हा जल रहा है। अब ये पैसे और किसी गांव को दे देना ताकि और गांव में ये हो। तो इन सारे महिलाओं को हमने जोड़ रखा है, जूट के बैग से लेके, फिर हमने बॉम्बे स्टोर्स के साथ टाइप्स किया, मॉल्स के साथ टाइप्स किया। तो मार्केट्स क्रिएट करने का काम हमारा है। हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई, 1.5 लाख हमारी डिजिटल वुमेन आपकी ऑडियंस खुद है। की एक कंपनी है, उसके जी। जरिए भी यही काम चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है, हमारा गुड मॉम फाउंडेशन भी है, और हमारा खुद का एनजीओ है ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन।
तो हम इसके जरिए महिलाओं को, जिस किसी महिला को काम करना है या पैसे कमाने हैं, पेट में भूख, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। हमको तुम्हारा पीएचडी नहीं चाहिए, बीकॉम नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेट में भूख होना, यह क्वालिफिकेशन है। काम करने की तैयारी होनी चाहिए। आपको महीने के 10,000 से लेके 25,000 तक, आप जितना काम करेंगे आपको इतने ब्रैकेट में तो आपको जरूर आमदनी करा के देंगे हम। आपका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा सराहनीय तो है ही, पर आपके काम में अगर अन्य लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी है। हमने हर शहर में, जैसे 30 शहरों में डीजी बाजार शुरू किए। उस डीजी बाजार में महिलाएं अपने व्हाट्सएप पे डालती है। हम तक पहुंचने के लिए, जैसे मेरा नाम शर्मिला ओसवाल है, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे आप अगर मैसेजेस भेजते हैं तो आपको वो कम्युनिटी में हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हर एक महिला की नीड अलग है। कोई फैशन में इंटरेस्टेड है, कोई खेती में इंटरेस्टेड है, कोई घर में पिकल्स बनाने में इंटरेस्ट है, कोई चटनी बनाती है। हर एक का जो एक स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, तो उनको हमने कैटेगराइज किया है। और मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो जीतो के जरिए हमारे पास ऐसे सारे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है जो हमारे एक फोन पे फिर वो साड़ियाँ दे देगा, ज्वेलरी दे देगा, क्योंकि गारंटर हम है बीच में। और एक अभी तक का एक्सपीरियंस है, आज तक किसी महिला ने हमें डुबाया नहीं है। मतलब जब हम उन्हें लाखों रुपए का माल देते हैं, हमारे एक फ़ोन पे वो माल मिलता है बगैर 1 रुपया दिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा हमारा क्रेडिबिलिटी है। वी आर द फैसिलिटेटर्स, वी आर द कैटलिस्ट। सो यू कैन रीच मी बाय माय एनी सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड आपको एक कैटेगरी में हम लोग आपका स्क्रीनिंग करके आपको उस कैटेगरी में डाला जाता है। और वहाँ पे हमारे पास 27 से 30 लोगों की हमारी एक टीम है, पूरी इंडिया की, और फॉरेन की भी है। पर इंडिया के लेवल पे जब कोई आते हैं हमारे पास, तो हम उनको कैटेगराइज करके हमारे डिजी बाजार्स में डालते हैं। उनको माल चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको क्या चाहिए, स्किल ट्रेनिंग चाहिए, वो भी भारत सरकार की ओर से वो भी है। तो ये ऐसे सारे कैटेगरी में हम उन्हें बिठाते हैं। सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आपके पेट में भूख होनी चाहिए। आलसी लोगों का हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर का चाह रहे हैं, मेकओवर्स चाह रहे हैं, आप खाली एक वो फैशन की दुनिया में ऊपर ऊपर से है, सॉरी बट वी डोंट केटर देम। आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे इस नवरात्रि के अवसर पर? नवरात्रि देखिए, ये एक हमारा त्योहार है, क्योंकि ये शक्ति है। हम तो सब शक्ति है। हम तो, भले वो हमारे भगवान हो, तीर्थंकर हो, परमात्मा हो, उनको जन्म देने वाली हम माताएं हैं। सहन शक्ति है हम में सबसे बड़ी। आज मुझे बुरा इस बात का लगता है कि महिलाएं थोड़ा अपना ट्रैक से बाहर जा रही है। मतलब एम्बिशन होनी चाहिए, पर उस एम्बिशन के पीछे समाज व्यवस्था, घर की व्यवस्थाएं अगर टूट रही है, क्योंकि करियर के पीछे, करियर तो मान लो मैं चली जाऊंगी, मुझे जो हासिल करना है कर लूंगी, फिर उस करियर पे जाने के बाद पीछे आपके पास ना आपका परिवार है, ना आपको सराहने वाला कोई है, और आप सब छोड़ छाड़ के चली गई है कि भाई नहीं, आई डोंट केयर। ये जो एटीट्यूड है, अब की जनरेशन में कई बार ये दिखता है। अब जो मैं कई महिलाओं को मिलती हूँ पोस्ट पोजीशंस के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, या फिर उस एम्बिशन के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिर क्या होता है, वो कॉम्प्रोमाइज करती है, अपने घर के साथ करती है, अपने बच्चों के साथ करती है, अपने माता पिता के साथ करती है, अपने हस्बैंड के साथ करती है, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आया है कि हस्बैंड की भी जरूरत नहीं है, ना फैमिली की जरूरत है। क्योंकि जब पैसा कमाते हैं तो एक वो फीलिंग आ गई है कि भाई मैं एक महिला हूं, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, एंड आई डोंट केयर। सो ये जो आई डोंट केयर है, ये बहुत ही डेंजरस है। और नवरात्रि के इसमें हमने सारे माताओं को हमारे आंखों के सामने रख के, कि ये माता है, फिर वो दुर्गा हो या काली हो, टाइम टाइम पे वो काली भी बनी है, दुर्गा भी बनी है, पर उन्होंने इस सृष्टि की संरचना में माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम वो सृष्टि की माता है। हम हमारे सृष्टि को भूल के हमारे एम्बिशंस को पूरे करने जाएंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो हमें हमारा जो माता का स्वरूप है उसे बरकरार रखना है। हर महिला, हर लड़की सबसे पहले एक माता है, और इस माता को पहचानिए और अपनी सृष्टि को जानिए और आगे बढ़िए, और इसको बैलेंस रखिए, समन्वय रखिए। जरूर। आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने हमारे लिए समय दिया, इसलिए भी आपकी बहुत आभारी हूँ। समस्त महिलाओं को आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि समस्त महिलाएं इस नवरात्रि में इस शक्तियों को प्रेरित होकर आगे बढ़े, अपने जीवन में कुछ करें। गॉड ब्लेस यू। यस।
तो ये थी शर्मिला जी ओसवाल, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उनका जो काम है वो कितना बड़ा है ये हमने उनसे जान लिया है। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका जो कार्य है वो ज़्यादा तक लोग सुने।